जैसा कि मित्रों, इकोनॉमी के अंतर्गत नई आर्थिक नीति के संदर्भ में समझ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नई आर्थिक नीति थी, इसमें अलग अलग प्रकार से जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। तो इसके क्या मायने थे, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बेसिकली चीज़ें बता दी थी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो नई आर्थिक नीति लेने का क्या उद्देश्य था, तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप जानते हो सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, एवं राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से हमारे यहाँ पर कई अलग अलग टाइप से, आप जानते हो, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के जीवन शैली में या हमारे यहाँ पर लोगों की गुणवत्ता में, चाहे वो सामाजिक गुणवत्ता हो, चाहे आर्थिक, चाहे कृषि क्षेत्र से गुणवत्ता में कोई भी परिपक्व स्थिति हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती थी। तो इनके सुधार के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति लाने का प्रयास किया था। लेकिन आप जानते हो, नई आर्थिक नीति जो थी, सरकार का एक स्वैच्छिक तरीके से नहीं वो ला रही थी। क्यों? सरकार ये चाहती थी कि हम अगर नई आर्थिक नीति लाते हैं तो हम इसके अंतर्गत किसी प्रकार की, अगर वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण अपनाते हैं, तो इससे हमारे द्वारा जो भी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं या हमारी जो भी सार्वजनिक कंपनियां हैं, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी। ओके, क्योंकि उस समय अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो 18 पीएसयू थे, यानी पब्लिक जो सेक्टर के अंडरटेकिंग, सार्वजनिक जो कंपनियां थी, इस कंपनियां जो थी एक्चुअली वो सरकार की थी। तो सरकार नहीं चाहती थी कि इन कंपनियों में किसी प्रकार का प्राइवेट सेक्टर का भी हस्तक्षेप करे। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन वो 50% हम नहीं मान सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रमुखता थी या एकात्म भावनात्मक व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पीएसयू के अंतर्गत थी, अर्थात केंद्र सरकार के अंतर्गत थी। तो केंद्र सरकार इस चीज़ को नहीं मानती थी कि अगर हम इस प्रकार की सॉरी, नई आर्थिक नीति लाते हैं तो इसमें अंतर्गत जो निजीकरण की व्यवस्था है, इससे क्या हुआ कि लोग जो हैं वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे क्या है कि हमारे द्वारा जो भी पीएसयू स्थापित किए गए हैं, तो उसमें उनकी गुणवत्ता को लेकर हो, चाहे उसके में जो भी संसाधन उनमें पर्याप्त रूप से मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, तो वो सरकार के ही नियंत्रण में रहें। वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की प्राइवेट सेक्टर को ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है कि निजी व्यक्तियों को, किसी को हाथ को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं, सरकार नहीं चाहती थी। लेकिन आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाने की बहुत तरीके अलग अलग इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली। तो इसके कारण बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आप जानते हो कि इसका एक मुख्य कारण जो था वो था खाद्यान्न को लेकर के सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी अगर समस्या देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के थी। तो अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे, एक मिनट। तो नई आर्थिक नीति अपनाने के बेसिकली कारण क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मित्रों, मैंने नई आर्थिक नीति जो अपनाई थी, तो इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आप जानते हो, पहली बात तो भारत इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता था। ठीक है, भारत नहीं चाहता था कि हम अगर नई आर्थिक नीति अपनाएं जिसमें उदारीकरण हो, निजीकरण हो, वैश्वीकरण हो। लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी ऐसी समस्याएं थीं जिन समस्याओं से हमारा देश की सरकार थी वो घिर गई थी। तो इससे निकलने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो नई आर्थिक नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को जब दबाव मिला, तो भारत ने नई आर्थिक नीति को ओपन किया था। लेकिन इस ओपन इकोनॉमी को लेकर के देखा जाए तो भारत काफ़ी दुविधा में था। भारत नहीं चाहता था कि हम पहले जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकें। ऑलरेडी हम देखते हैं कि हमारे जो भारत देश रहा है वो पहले ही अंग्रेजों का औपनिवेशिक रहा है। तो इससे हम पुनः नहीं चाहते हैं कि हमारा देश फिर से किसी का गुलाम बने। तो इसलिए वो नई आर्थिक नीति अर्थात इकोनॉमिक पॉलिसी जो ओपन मार्केट को लेकर के थी या ओपन इकोनॉमी को लेकर के थी, वो नहीं चाहते थे। हमारे यहाँ पर इकोनॉमी जो थी ऑलरेडी पहले बंद इकोनॉमी थी। बंद इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं करेंगे, यानी कि अपनी जो भी संसाधन है उनकी आत्मनिर्भरता के साथ हमको यूजलेस करेंगे। ओके, दूसरी कंडीशन ये होती है बंद इकोनॉमी के अंतर्गत कि
हमारे जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे वो हमारी ही कंपनियां करेंगी। हमारे द्वारा जो भी स्थापित होगी उन कंपनियों के माध्यम से ही मैन्युफैक्चरिंग, उसका आयात जो भी किया जाएगा हमारे क्षेत्र के अंतर्गत ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में परिवहन सुविधा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की दूसरी कंपनियां, विदेश की कंपनियां हों या आप जानते हो विदेशी किसी प्रकार के या जो भी निवेशक हैं वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ये एक प्रकार की बंद इकोनॉमी के अंतर्गत ये व्यवस्था प्रोवाइड थी। लेकिन आप जानते हो नई आर्थिक नीति जब अपनाई गई तो इसके बेसिक कारण बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पहला कारण ये था कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर राजकोषीय जो घाटा था वो देखा जाए तो संतुलन में नहीं था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सरकार का था वो काफ़ी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा था। इसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो राजनीतिकरण भी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें राजनीतिकरण विद्रोह छिड़ गए थे, जिसके अंतर्गत आप जानते हो कि सरकारों का पलटवार हुआ। ठीक है, इसका विमुद्रीकरण की व्यवस्था देखने को मिली। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो देखा जाए मुद्रास्फीति को लेकर के काफ़ी समस्याएं थी। तो इनसे निपटने के लिए या सरकार ने अलग अलग जो परियोजनाएं स्थापित की थी तो इन परियोजनाओं में क्या हुआ था कि देखा जाए तो ऑलरेडी आप देखोगे तो भारत पाकिस्तान भी युद्ध हो गया था, राइट। वो चाइना का भी युद्ध हुआ, तो बहुत सारे युद्ध हुए, खाद्यान्न समस्याएं भी थी, ठीक है, उद्योगों को लेकर के भी समस्याएं थी। और साथ ही साथ अगर देखोगे तो भारत के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं देखने को मिल रहे थे, क्योंकि संसाधन जितने भी थे उनका सही तरीके से उनको यूज करने के लिए हमारे यहाँ पर मशीनीकृत भी व्यवस्थाएं नहीं थी। हमारे यहाँ पर संसाधन तो थे लेकिन वो संसाधनों का जब हमारे पास किसी प्रकार की तकनीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन संसाधनों का हम कैसे उपयोग कर सकते थे। ओके, तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उपयोग के लिए या जो भी हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उनका सटीक ढंग से विनिर्माण करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाने के प्रयास किए थे ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से किया जा सके। दूसरी बात है कि उस समय देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो आईएमएफ क्या करता था, लोन देता। तो आईएमएफ जैसे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो क्या करता है, वो शॉर्ट टर्म में लोन प्रोवाइड कराता है, राइट। तो भारत ने उससे लोन लेने की बात कही थी लेकिन उसको लोन नहीं दिया गया था उस टाइम, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आर्थिक नीति थी, जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद इकोनॉमी थी। तो बंद इकोनॉमी को कभी भी आईएमएफ लोन नहीं प्रोवाइड देता कराता है, लोन कभी नहीं देता है। इसलिए आप जानते हो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी दबाव देखने को मिले। पहला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी क्राइसिस था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इकोनॉमी क्राइसिस में आप जानते हो कि जैसे जैसे युद्ध भी हुए, राजनीतिक विद्रोह हुआ, साथ ही साथ आप देखोगे तो और भी आर्थिक संसाधनों को लेकर के हमारे यहाँ पर्याप्त मशीनीकरण व्यवस्था नहीं थी। और साथ ही साथ जो भी छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए गए थे तो उन उद्योगों के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो ऐसी किसी प्रकार की शिक्षा को लेकर के या बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं पर्याप्त रूप से अपर्याप्त थी, जिसके कारण हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ा, नई आर्थिक नीति को फॉलो करना पड़ा। तो सबसे पहली जो आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार करने के लिए सरकार ने क्या अपनाया था, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। पहला तो ये है क्योंकि आप जानते हो इसके अंतर्गत क्या है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर सुधार करना है तो निश्चित रूप से हमें लोन लेना पड़ेगा, राइट, लोन लेना पड़ेगा। तो लोन उस समय देखा जाए तो आईएमएफ क्या करता था, शॉर्ट लोन देता था, शॉर्ट टर्म लोन देता था। तो ये आज भी शॉर्ट टर्म ही देता है लेकिन वो उसी को लोन प्रोवाइड कराता है जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। आईएमएफ हमेशा याद रखना उसी को लोन प्रोवाइड कराता है जो इसके सदस्य होते हैं। तो आईएमएफ के माध्यम से आप जानते हो कि इसको लोन नहीं मिला था, तो इसकी वजह से एक कारण तो ये हो सकता है, ठीक है। और भी कारण अगर आप देखो तो खाद्यान्न समस्या को लेकर के थी। खाद्यान्न की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ पर जो आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक जो संसाधन थे जिसमें अंतर्गत आप देखोगे तो कृषि है या आर्थिक संसाधनों के अंतर्गत आप जानते हो जो भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, विनिर्माण को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी उनके लेकर किसी प्रकार की ऐसी मशीनीकरण व्यवस्था नहीं थी ताकि हम किसी प्रकार से इन खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सकें। ओके, तो ये भी एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। तीसरी कंडीशन अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बनते थे, ओके, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बनते थे
तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो भी कंपनियाँ थीं, हमारे यहाँ की जो भी सरकार की पहले ऑलरेडी देखा जाए तो सरकार के पीएसयू थे, जो आप देखोगे तो बड़े बड़े स्टील पीएसयू अंतर्गत आते थे। जैसे हमने आपको बताया था जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे स्टील भिलाई स्टील प्लांट, बड़े बड़े भिलाई स्टील प्लांट था, और राउरकेला था, बोकारो था, तृतीय में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्टील प्लांट जो स्थापित किए गए थे वो पीएसयू के अंतर्गत थे। जैसे आ, आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े थे, एनटीपीसी आ जाता है, गेल भी आ जाता है, ये सब क्या है, इसके ही सरकार के ही होते हैं, राइट। ओएनजीसी भी है। तो एक्चुअली में सरकार के उस समय 18 सेक्टर थे। तो 18 सेक्टर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सरकार का ही रोल होता था, क्योंकि इसमें जो निवेश सरकार ने किया था वो 50% प्लस से ज़्यादा ही था। ओके, 50% प्लस से ही ज़्यादा ही था। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति हस्तक्षेप करते थे तो वो कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि निजी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करते थे, करते थे, जरूर करते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा जो नियंत्रण होता था वो सीधा गवर्नमेंट का होता था। यहाँ पर प्राइवेट संस्था का नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन हाँ, प्राइवेट लोग जो होते थे वो इसमें काम कर सकते थे, कार्य कर सकते थे, हस्तक्षेप कर सकते थे, अलग बात थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो वो उस समय देखा जाए तो कोई प्राइवेट संस्था या कोई प्राइवेट कंपनी के तहत उसको नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता था। ओके, तो ये सरकार की ओर सबसे ज़्यादा इसमें क्या रहता था, पीएसयू को लेकर के सरकार ही इसको क्या करती थी, विनियमित करती थी। अब बात ये आती है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये खड़ी हो गई कि इनके सामने कि यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये थी कि पीएसयू को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला नियंत्रण सरकार का ही होता था। और जब सरकार का नियंत्रण होता था तो उस समय अगर आप देखोगे तो व्यक्ति जो होते थे वो परिपक्व नहीं होते थे इसमें हस्तक्षेप करने के लिए, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि सरकार जो थी एक्चुअली पहले ऑलरेडी ही घाटे में चल रही थी। जब ऑलरेडी घाटे में चल रही थी सरकार, तो जो भी इसमें कार्य करते थे, कार्य करते थे, तो उनको वेतन को लेकर के समस्याएं थी, ठीक है। उनको रहन सहन को लेकर के बहुत सारी, उनकी आवास को लेकर के बहुत सारी क्रिटिकली इनको फैक्ट देखने को मिले जो कहीं ना कहीं इनको प्रभावित कर रहे थे। तो इसकी वजह से भी आप जानते हो जो पीएसयू को लेकर समस्याएं खड़ी हो गई थी, तो इसमें आप जानते हो क्या हुआ था कि लोगों की जो जागरूकता थी इसमें कम होती गई। क्यों? सरकार ऑलरेडी घाटे में चल रही थी, तो इस वजह से आप जानते हो कि जो भी कंपनियां स्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट की, तो उसमें जो कार्यकर्ता थे उनको पर्याप्त रूप से उनको संसाधनों को लेकर हो या उनको वेतन को लेकर हो, एक समस्याएं होती थी। और आप देखोगे ना तो उस समय अगर आप देखो जाए तो ये भी जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, राइट, मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट की जाती तो उसका जो मूल्य प्राइस था वो प्रशासनिक मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता था। प्रशासनिक मूल्य के आधार पर वो निर्धारण होता था, अर्थात अगर जो भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकेगा तो उसका एक निश्चित मूल्य डिसाइड किया जाता था। उस मूल्य के आधार पर ही, यानी कि 5 रुपए का है तो 5 रुपए के आधार पर ही वो संपूर्ण भारत में वो बिक्री की जाती थी, राइट। लेकिन आप जानते हो कि ये जो कंपनियां थी, जब ये सरकार घाटे में चलती गई तो इस वजह से आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र था उसमें भी आप देखोगे कमी देखने को मिली। क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो लोगों को जब पर्याप्त रूप से उन्हें वेतन भत्ता उसको नहीं प्रोवाइड करा पाओगे, जो फंड उनको नहीं दे पाओगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि इसमें जो भी निवेश करेंगे गवर्नमेंट ही करेगी, जो भी निवेश होगा सरकार ही करेगी, प्राइवेट सेक्टर कोई निवेश नहीं करेगा। तो फिर आप जानते हो जब ऑलरेडी सरकार लॉस में चल रही है तो फिर इसमें निवेश कैसे होगा, उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे नई आर्थिक नीति को आगाज करने में। ओके, और भी अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर देखी जाए तो तकनीकी समस्या भी आप ले सकते हो। तो तकनीकी समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। भले ही जवाहरलाल नेहरू ने 5 IIT ये खोल रखे थे, मतलब कॉलेजों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन आप जानते हो इनको लेकर के भी आप जानते हो कि IIT को बढ़ावा देना था। तो इसके लेकर के यहाँ पे जो भी आप देखते हो तकनीकों को लेकर के जो मशीनरी व्यवस्था थी वो इतनी डेवलप नहीं थी। क्योंकि अगर देखो IIT भी अगर कॉलेज होंगे तो ये फॉरेंसिक क्षेत्र को लेकर के काफ़ी डेवलप करेंगे, लेकिन आप जानते हो मशीनरी क्षेत्र भी होना आवश्यक है।
ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक ठीक ढंग से नहीं होगा तो आप तकनीकी समस्याओं से जूझते रहोगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इसके लिए आप जानते हो, जब तक हमारे यहाँ पर अगर इकोनॉमी को आप ओपन नहीं करोगे, विदेशी लोग, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पर सब कुछ लोग जागरूक हैं, सब कुछ हम भारत ही कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी डेवलप हैं, लेकिन वो भारत में उस चीज़ को नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारत जो है काफ़ी इस चीज़ों से क्या है, एक अछूता रह रहा है। तो इसके कारण भी आप जानते हो बहुत सारी इसकी समस्याएं क्रिटिकली पॉइंट सामने निकल के आ रहे थे। और भी अगर आप समस्याओं देखोगे तो आप देखोगे रोजगार को लेकर के समस्या थी। तो रोजगार को लेकर के आप जानते हो कितनी बड़ी समस्या थी। ठीक है, आप जानते हो कि वैसे भी तो ऑलरेडी सरकार लोगों को वेतन नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पर जब जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार चाहना चाहते थे। तो यहाँ पर बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ओके, जब बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि जो भी निवेश किया जाता था सरकार ही करती थी उद्योग स्थापित करने में। तो उद्योग में जितने भी सेक्टर होते हैं पीएसयू करना चाहता था, अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहता था। लेकिन आप जानते हो कि इतना बंद इकोनॉमी के अंतर्गत कितना सरकार पीएसयू को ओपन कर लेगी, नहीं कर पाएगी ना। तो उसमें आप जानते हो कि रोजगार की जो व्यवस्था है कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि इतने उद्योग नहीं स्टेब्लिश हो पा रहे थे ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो सके। तो रोजगार की समस्या थी, बेरोजगार में वृद्धि हो रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी। दूसरी बात है कृषि क्षेत्र को लेकर के, हमने आपको बताया ही था कि खाद्यान्न समस्याएं थी कृषि में। भले ही हमारे यहाँ पर उद्योग क्रांति क्यों ना आ गई हो, कोई भी क्रांति है, उद्योग क्रांति, श्वेत क्रांति थी, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे उर्वरक, सीमेंट, जो स्टील प्लांट थे उनमें कार्य चल रहा था, लेकिन वो पर्याप्त रूप से स्वचालित नहीं हो पा रहे थे। ओके, ये भी एक समस्याएं थी। तो अलग अलग क्षेत्रों में हर एक में कहीं ना कहीं ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई सारे प्रयास किए। दूसरी बात है, सरकार में जो राजस्व था उसमें भी कमियां थी, क्योंकि टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। क्योंकि आप जानते हो जो भी सरकार के तहत लोग काम करते थे तो उनको पर्याप्त रूप से जब वेतन या भत्ते जिनको नहीं मिलेंगे तो आप उन पर अगर टैक्स भी लोगे तो वो नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक समस्याएं थी, राजस्व को लेकर भी एक समस्या थी। तो बहुत सारी हम समस्याएं अगर देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए, दूसरी बात है, सरकार को बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया, अपनी आर्थिक नीति जो थी उसको ओपन करना पड़ा। लेकिन आप जानते हो ये दबाव स्वरूप हुआ है। सरकार ये चीज़ को नहीं चाहती थी। सरकार अपने को आत्मनिर्भरता को ही बनाए रखने के लिए अपने में सब कुछ करना चाहती थी, इकोनॉमी को ओपन नहीं करना चाहती थी। तो लेकिन इन सभी समस्याओं से जब सरकार गुजर रही थी तो इनसे निपटना था। तो सरकार को इस चीज़ को फॉलो करने में, इस पर जब प्रेशराइज हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब प्रेशर हुआ, क्योंकि पहली बात तो आईएमएफ ने लोन देना ही बंद कर दिया। ओके, आईएमएफ ने लोन देना ही बंद कर दिया। तो इसकी वजह से आप जानते हो सरकार पर एक प्रेशर पड़ा कि हाँ, हम अगर अपनी इकोनॉमी को नई ओपन नहीं करेंगे तो हमें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, हमको लोन प्रोवाइड नहीं कराएगी। राइट। तो इस वजह से आप जानते हो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस वजह से नई आर्थिक नीति का आगाज हुआ था। लेकिन आप जानते हो नई आर्थिक नीति जो थी उस समय अगर देखा जाए, जब इसको लाने का जो श्रेय है वो आप देखोगे ना, तो उस समय जो नरसिम्हा राव थे, पीबी नरसिम्हा राव, पीबी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उनके नेतृत्व में ही क्या आई थी, ये नई आर्थिक नीति लाई गई थी। इनका ये जनक भी माने जाते हैं, नई आर्थिक नीति के जनक पीबी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, के नेतृत्व में आई थी। और इसके वित्तीय मंत्री जो थे, लेकिन आप जानते हो नई आर्थिक नीति में सरकार इनकी भले ही थी, लेकिन आप जानते हो कि उस समय देखा जाए तो वित्त मंत्री जो थे, तो इन्होंने ही इसका पूरा बायोडाटा था या इसका पूरा जो भी आ, इससे संबंधित पूरे पूरे जो इससे जो ड्राफ्ट तैयार किया था, तो वो किसने किया था, जो मनमोहन सिंह थे उस समय वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह को राजदूत भी माना जाता है, तो मनमोहन सिंह थे। ओके, तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो इनके नेतृत्व में ही का क्या है, ड्राफ्ट तैयार किया गया था नई आर्थिक नीति का। लेकिन उस समय सरकार जो थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी, तो वो इसके जनक भी माने जाते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि नई आर्थिक नीति जो थी इसमें कौन कौन से अहम कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो नई आर्थिक नीति में, अगर आप देखोगे ना, तो नई आर्थिक नीति के लेकर के
इसमें आप देखोगे जैसे निजीकरण है, राइट, उदारीकरण है और वैश्वीकरण है। ये तीन व्यवस्थाओं को अपनाया गया था। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। तो देखो, पहली बात, जो उदारीकरण की जो व्यवस्था थी, उदारीकरण की जो व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, अगर आप अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी करते हो, यानी कि बंद इकोनॉमी थी भारत की, अगर आप इसको इकोनॉमी को ओपन करते हो तो इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इकोनॉमी ओपन हो जाएगी। यानी कि हम आयात निर्यात को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के, किसी भी प्रकार से अलग अलग संबंधों को लेकर के हम एमओयू कर सकते हैं। एमओयू हम अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो उदारीकरण की जो व्यवस्था थी उस समय देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि अगर हम देखेंगे हमारे भारत देश में उस समय अगर देखा जाए, इनसे पहले अगर देखा जाए, भारत देश में क्या था कि पहले जो भी उद्योग स्थापित होते थे, पहले जो उद्योग स्थापित होते थे वो पहली बात अगर आप देखोगे तो वो सरकार के होते थे, क्योंकि इसमें सरकार सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। सरकार के जो उद्योग इस्टेब्लिश किए जाते थे वो पीएसयू यानी कि पब्लिक सार्वजनिक होते थे। ओके, तो उस समय 18 सेक्टर थे, मैंने आपको बताया ही है। तो आप जानते हो कि इनको देखा जाए ना, इनको लेकर के क्या करती थी गवर्नमेंट, नियंत्रण करती थी, इनको गवर्नमेंट सीधा सीधा नियंत्रण करती थी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत सारे प्राइवेट भी सेक्टर थे, ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट नहीं थे, जैसे टिस्को, ठीक है, जो टाटा आयरन जो स्टील कंपनी थी जो जमशेदपुर में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, टाटा जी ने, उनका नाम जमशेद ही था, उन्हीं के नाम से ही वहाँ का जमशेदपुर पड़ा था। तो ये एक प्राइवेट था, उन्होंने अपनी तरफ से ही स्थापित किया था। तो जो भी प्राइवेट जैसे इस्टेब्लिश वहाँ पे जो किए गए थे, तो इन पर नियंत्रण जो करता था उस समय अगर आप देखोगे तो एमआरटीए, ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एमआरटीपी, ये बाद में एक्ट बन गया था। एमआरटीपी जो था, इनके माध्यम से क्या किया जाता था, ये नियंत्रण किया जाता था, राइट। यानी कि ये एक प्रकार का एक्ट ही था। अगर आप लिखना चाहो तो ये पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड जो प्रैक्टिसेस था, इसके माध्यम से क्या किया जाता था, प्राइवेट कंपनियां जितनी थी उनको नियंत्रण करता था, राइट। तो मोनोपॉलिसी सॉरी, जो मोनोपॉलिस एंड रिस्ट्रिक्टेड जो ट्रेड प्रैक्टिस है, लिखना चाहो लिख सकते हो, मोनोपॉलिस रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, लेकिन ये बाद में एक्ट बन गया था, एक प्रकार का एक्ट ही है ये, ठीक है। तो ये क्या करता था, सरकार का ही था, लेकिन सरकार इसके माध्यम से जो प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ पे ऑलरेडी थी, उन प्राइवेट कंपनियों पर क्या करता था, ये नियंत्रण करता था। यानी कि उसकी रेगुलेशन को लेकर के जो भी किसी प्रकार की उसको रूल्स हैं या जो भी उनको क्रियाकलाप एक्टिविटीज वो करते थे, तो उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, तो उसके लिए एमआरटीपी एक सरकार का एक्ट था, वो बनाया गया था। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर पहले से आप देखोगे, ब्रिटेन जब था तो उस समय भी आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियाँ थी, विदेशी जो कंपनियाँ थी, तो वो ऐसा तो है नहीं कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र के बाद में आप जानते हो कि यहाँ पर जो कंपनियाँ थी वो भी चली जाएंगी, ऐसा तो नहीं था। तो वो थी, तो वो विदेशी कंपनियाँ थी, उनको लेकर के सरकार ने एक एक्ट बनाया था, फेरा नाम का। तो 1973 में आया था वो, शायद एक बार देख लेना, वैसे 1973 ही है, ठीक है। तो फेरा जो था, FERA, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये क्या करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, राइट, विदेशी कंपनियां हैं, उनको कैसे नियंत्रण किया जाए, उनके रखरखाव को लेकर के हो या उनको विनियमित कैसे करना है, उनके संदर्भ में जो भी एक्टिविटीज होती है, ओके, उनके संदर्भ में जो भी उनको मानदंड तैयार निर्धारित किए गए हैं, उनसे संबंधित किसी प्रकार की एक्टिविटीज होती है, तो उससे जुड़े जुड़े जो भी गतिविधियां हैं उनको कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके लिए यही बना था फेरा, राइट। तो फेरा जो था वो विदेशी कंपनियों को नियंत्रण करता था, जबकि एमआरटीपी जो था या एमआरटीए जो था वो एक्चुअली प्राइवेट कंपनियों को नियंत्रण करता था। लेकिन ये जो था एक्चुअली में देखा जाए ना तो जितने भी उद्योग स्थापित किए जाते थे ना, जितने भी उद्योग स्थापित होते थे तो उन पर एक लाइसेंस अनिवार्य किया गया था, राइट, पर लाइसेंस ऑलरेडी अनिवार्य किया गया था। यानी कि लाइसेंस जो है, जो भी उद्योग स्टैब्लिश हो गए उनको लाइसेंस राज्य रहेगा, ओके, लाइसेंस राज्य रहेगा और बिना लाइसेंस के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं होगा। तो आप जानते हो उस समय 1956 का जो कंपनी अधिनियम था
उसके तहत इनको क्या दिया जाता था, एक्चुअली में लाइसेंस की व्यवस्था कराई जाती थी। ओके, अपने 1956 के तहत। अब बात ये आती है कि ऑलरेडी आप देखोगे तो फेरा था ही और एमआरटी पे जो था ही, तो इनकी वजह से आप जानते हो हमारे यहाँ पर केवल केवल सरकार का ही नियंत्रण होता था। ठीक, सरकार का ही नियंत्रण होता था। अब बात आती है कि जब उदारीकरण की व्यवस्था अपनाई गई नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, तो इसमें क्या किया गया, लाइसेंस जो था इसको रद्द किया गया, यानी कि लाइसेंस को खत्म किया गया। लेकिन आप जानते हो ऐसा नहीं था कि लाइसेंस सभी जितने भी उद्योग होंगे सभी में खत्म किया जाएगा, ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे भी उद्योग थे जिसमें लाइसेंस था, मतलब मान्यता उसको दी गई, तो मतलब लाइसेंस रखना अनिवार्य रहेगा, यानी कि सभी में नहीं। कुछ ऐसे थे जैसे आप फैक्ट्री, ऐसी कुछ फैक्ट्री कारखाना थे जो कहीं ना कहीं उसे बारूदी से संबंधित हों या कुछ केमिकल से संबंधित हों। ओके, तो ये जो थे एक्चुअली में देखा जाए ना, तो जो हानिकारक पदार्थों से संबंधित जो कारखाना थे उनको लेकर के लाइसेंस को बरकरार रखा था। ठीक है, लेकिन जो औपचारिक जो वैसी नॉर्मल कंपनियां थी, ठीक है, तो उनको लेकर के लाइसेंस को समाप्ति की गई, वो लाइसेंस को बिल्कुल समाप्त किया गया था। इसलिए आप जानते हो उदारीकरण का मतलब ही ये है लाइसेंस राज्य की समाप्ति, यानी कि जो भी उद्योग स्थापित होंगे, जो भी उद्योग स्थापित होंगे वैसे 1956 तक रजिस्टर तो उन्हें कराना पड़ेगा, उद्योगों को रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हो कि उनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस के अंतर्गत आप जानते हो क्या होता था कि जो भी कंपनी लाइसेंस के तहत रजिस्टर्ड होती थी, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो एमआरटीपी है या फेरा है, विदेशी है ना, तो उसके तहत आप जानते हो रेगुलेशन के तहत उसको विनियमित किया जाएगा। तो सरकार अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिसाइड करती थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, विनिर्माण को लेकर, हर तरीके को लेकर के, राइट। तो अब जब लाइसेंस की रद्द की समाप्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर जो निवेश करने लोग आएंगे तो अपना यहाँ पर क्या करेंगे, उद्योग को इस्टेब्लिश करेंगे, तो वहाँ पे लाइसेंस नहीं रहेगा तो अपने अकॉर्डिंग वो डेवलप करने में सुनिश्चित रहेंगे, फिर यहाँ पे सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। ओके, तो इसलिए आप जानते हो लाइसेंस राज्य की यहाँ पे क्या की गई, समाप्ति की गई थी। वैसे उदारीकरण निजीकरण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा समझाएंगे डिटेल से। तो लाइसेंस को जब समाप्त किया गया, वैसे लाइसेंस सभी कंपनियों में समाप्त या कारखानों में समाप्त नहीं था, कुछ ऐसे थे जो हानिकारक पदार्थों से लैस थे, तो उन कंपनियों को लाइसेंस को बरकरार रखा गया था, और जो नॉर्मल जो कंपनियां थी उन पे लाइसेंस की जो व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया। तो यही कहलाता है उदारीकरण। दूसरी बात थी निजीकरण को लेकर के, क्या था, तो निजीकरण में आप जानते हो पहले हमारे यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के पीएसयू हुआ करते थे। ठीक है, पीएसयू हुआ करते थे। वैसे तो आप जानते हो ना हमारे यहाँ पर टिस्को भी था, ऐसी बात नहीं कि टिस्को था नहीं, और भी थे, और भी छोटे छोटे उद्योग थे प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन आप जानते हो सबसे ज़्यादा उस समय सरकार जो बढ़ावा देती थी वो पीएसयू को ही देती थी, पीएसयू को ही देती थी। उस समय जो 18 पीएसयू थे सरकार के, वो इनको लेकर सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देती थी। सरकार चाहती थी कि हम पीएसयू को ही स्टेब्लिश करेंगे और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा इसी के माध्यम से होगा, और अब एक मार्केट में प्रशासनिक मूल्य के आधार पर हम क्या करेंगे, वस्तु को हम प्रोवाइड कराएंगे, मार्केट में उस चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हमें एक निश्चित मूल्य से हमें क्या हो सके, पैसा को सर्जित किया जा कर सकें। ओके, इस उद्देश्य हेतु आप जानते हो पीएसयू को बढ़ावा दे रही थी सबसे ज़्यादा, तो वो नहीं चाहती थी कि हम इसका क्या कर सकें, निजीकरण करें। ठीक है, निजीकरण करें, लेकिन आप जानते हो कि पीएसयू क्या हुआ, घाटे में जाने लगे। ठीक है, ये पीएसयू जो थे वो एक्चुअली घाटे में जाने लगे, क्यों, क्योंकि सरकार ऑलरेडी उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो क्राइसिस में था, इकोनॉमी क्राइसिस में थी। तो इस वजह से आप जानते हो पीएसयू जो थे वो भी कहीं ना कहीं ठप होने लगे। जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ पर जैसे बीएसएनएल ले लो, ठीक है, वीएसएनएल ले लो, ठीक है, एयर इंडिया ले लो, राइट। तो ये आप देखोगे ना, तो ये काफ़ी घाटे में चल रहे थे, ये काफ़ी। एयर इंडिया तो अब थोड़ा सुधार में हो गया है, क्योंकि ये प्राइवेट को जब इसका विनिवेश कर दिया गया, तो प्राइवेट संस्था को जब इसको सौंप दिया गया, तो अब ये काफ़ी सुधार में है। लेकिन पहले एयर इंडिया भी ना काफ़ी डूब ही गया था, खत्म ही हो गया था एक प्रकार से। तो ये है भारत संचार निगम लिमिटेड है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, ये सरकार के जो पीएसयू थे, ये एक्चुअली में देखे जाए ना तो काफ़ी क्या हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, राइट। इनमें किसी प्रकार का कोई भी जो व्यापार को लेकर के हो या इनमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, हर तरीका से ये हानिकारक समस्याओं से ये जूझ रहे थे।
क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो सरकार ही जब समस्याओं से गुजर रही है, तो उसके जितने भी उद्योग थे वो भी समस्याओं से ही गुजरेंगे, ये तो 100% है। तो यही कारण था, तो पीएसयू को लेकर के समस्याएं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर जो उत्पादन को लेकर के समस्या आ रही थी, क्योंकि उद्योग जब बैठ रहे हैं तो उत्पादन कहाँ से होगा, तो उत्पादन नहीं होगा, तो जो भी पहले से उत्पादन कर रखा था तो उसमें क्या हो रहा था कि जो मुद्रास्फीति थी उसमें वृद्धि हो रही थी, और हमारे यहाँ पर जो भी मूल्य था, ठीक है, पैसे का जो मूल्य था उसमें गिरावट आ रही थी निश्चित रूप से। इसकी वजह से आप जानते हो सरकार ने क्या किया था, निजीकरण को अपनाया था। तो निजीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हमारे पीएसयू हैं या गवर्नमेंट इसका क्या कर सकती है, विनिवेश कर सकती है, ठीक है। तो आप जानते हो उस समय शुरुआत में इतनी 20 बैंकों का, 1969 में भी आप जानते हो इतनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रखा था, ठीक है, वो भी अपने सरकार ने नियंत्रण कर लिया। लेकिन जब जानते हो बैंकें भी घाटे में चलती हैं सरकार की, तो वो क्या करता है, उसका विनिवेश करता है, भाई प्राइवेट को देता है, चल जाइए प्राइवेट को। तो अभी भी देखिए सरकार की है, जैसे एसबीआई है, ये सरकार की है, ठीक है, इडबी सिडबी। तो आप ये चीज़ें खुद सोच सकते हो। दूसरी बात है हमारे यहाँ पर जैसे एलआईसी है, जीआईसी है, ये भी थी। ये आप देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित थी। तो ये क्या करती थी, ये सार्वजनिक उपक्रम की तरीके हैं, और इसमें सरकार का अगर देखोगे ना, तो ये सरकार के पूर्ण नेतृत्व में है। सरकार मतलब 100% ये सरकार ही अपना निवेश करती है एलआईसी में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, एलआईसी में क्या होता था, प्रीमियम भरना पड़ता है, और एक लंबी अवधि दी जाती है, 15 साल, 25 साल, 50 साल, इस प्रकार की इसकी अवधि होती है। तो प्रीमियम जब भरते रहोगे तो उसका वो टैक्स जमा होता रहता, सॉरी, उसका ब्याज जमा होता रहता है। तो फिर एक टाइम आता है, तो उस समय इसमें क्या किया गया था, पैसा दिया जाता है। अगर व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तब उसको 5 लाख या जो भी देना हो वो देती है, ठीक है। तो ये एलआईसी करता था। लेकिन हाँ, व्यक्ति स्वेच्छा से मरे तो नहीं देती थी, लेकिन व्यक्ति हाँ किसी भी आक्रामक, किसी भी प्राकृतिक घटना कुछ ऐसी हो, या कोई एक्सीडेंट ऐसी घटना से मरा हो, तो उसको एलआईसी के तहत उसको बीमा प्रोवाइड कराया जाता था। तो ये सरकार का था, कुछ था। लेकिन आप जानते हो कि ये सरकार को फिर क्या करना पड़ा, निजीकरण करना पड़ा। तो निजीकरण में आप जानते हो क्या हुआ, जो सरकार के पीएसयू थे तो काफ़ी सरकार ने विनिवेश किए, एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया, राइट, एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया। लेकिन अब तो जानो कि बीएसएनएल तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जियो आ गया। और भी देखो यार, बहुत सारी आप देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में एक तो एक जैसे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ऐसे जब आ गए तो बीएसएनएल की कहाँ कहाँ वैल्यू है तो आप जानते हो। तो फिर ये तो एक प्रकार से समाप्ति की कगार पे ही आप समझ लो, ठीक है। तो बात यही आती है कि निजीकरण जब किया गया, तो निजीकरण के अंतर्गत आप जानते हो क्या हुआ कि जो जो सरकार के पीएसयू थे, ठीक है, इसको अब विनिवेश उन्होंने किया, काफ़ी को विनिवेश किया, जैसे मैंने एयर इंडिया आपको बताया। इसके बाद आप जानते हो बैंकों का जो इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर रखा था, तो कई बैंकों का इन्होंने विनिवेश भी किया था, ओके। दूसरी बात है कि क्या हुआ, जो भी निजी व्यक्ति होते थे तो उनको हस्तक्षेप करने को लेकर के इसमें बढ़ावा मिला, राइट। निजीकरण के अंतर्गत आप जानते हो, एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर लें, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। अभी हम इसको और डिटेल से बताएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, हाँ, एक दो बार आप लेक्चर को देखना, फिर फट से समझ में आ जाएगा। तो निजीकरण जैसा हम पढ़ रहे हैं, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर से संबंधित एक शब्द होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए निजीकरण, निजीकरण में मतलब होता है कि अगर कोई भी उद्योग स्टैब्लिश होगा, राइट, कोई भी उद्योग स्टैब्लिश होगा, तो निश्चित रूप से आप देखोगे ना, तो इसको बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब इसमें गवर्नमेंट जो है वो इसमें हस्तक्षेप ना करे, राइट। अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक प्रकार पीएसयू में चला जाता है। लेकिन बात ये आती है कि इसे भी कंपनी अधिनियम 1956 से रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई भी लिमिटेड वाली हो, राइट, उसे रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। ये चीज़ें तो दिमाग में आप क्लियर कट बैठा लीजिए। दूसरी बात है कि निजीकरण के अंतर्गत जैसे उद्योग स्टैब्लिश होंगे, तो इसके अंतर्गत जैसे जो भी है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर को हो, विनिर्माण को लेकर को हो, तो इसमें क्या होता था कि जो भी कंपनी है वो अपना ही सब कुछ खर्च करती थी,
ठीक, जितना भी निवेश हुआ, जितनी भी कैपिटल वो लगाते थे अपने हिसाब, अपने ही संस्था, जो भी प्राइवेट संस्था हो, ओके, या कोई व्यक्ति हो, उसके माध्यम जो भी पैसा लेके आता था, तो वो क्या करता था, अपना उद्योग स्टैब्लिश करता था। ठीक, लेकिन आप उद्योग स्टैब्लिश करने के भी कुछ मानदंड, पर सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग प्रकार के मानदंड अपनाए थे, वो हम आपको अभी डिटेल से थोड़ा समझा देंगे। लेकिन आप जानते हो जब निजीकरण हुआ, तो निजीकरण में जैसे कोई भी विदेशी व्यक्ति आता था या कोई भी भारतीय व्यक्ति जिनके पास ऑलरेडी पैसा था, ठीक है, तो वो अपना उद्योग स्वयं खरीद, मतलब इस्टेब्लिश कर सकता था। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उद्योग के लिए उसके पास मशीन हो, सब कुछ हो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन आप जानते हो उसके पास क्या होता था, कैपिटल होती थी। तो कैपिटल अगर है तो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल है तो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप जानते हो सरकार तो वैसे ही हर चीज़ का मानदंड बना सकती है। जैसे आप जानते हो वहाँ पे अच्छी एक भूमि तैयार कर सकती है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को भी तैयार कर सकती है, वहाँ पे कुछ कृत्रिम नदी भी बना सकती है, ओके। दूसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन, कृत्रिम नदी है, और लोगों के, और पहले ही ऑलरेडी आप देखोगे हमारे यहाँ पर तो रोजगार की तो कमियाँ थी ही, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर श्रमिक मिल जाएंगे, आपको सस्ते श्रमिक मिलेंगे। और भी आप देखोगे तो अच्छा सा एक मार्केट मिल जाएगा, मार्केट अच्छा मिलेगा। तो ये ना, ये सब क्या करती है, सरकार ही प्रोवाइड कराती है। कोई भी विदेशी निवेशक आता है ना, तो वो क्या करता है, केवल अपने पास पूंजी लेकर आए, पैसा लेकर आएगा, ओनली ओनली, एक वो पूंजी आप मान लो केवल, हाँ ठीक है, पैसा लेकर आएगा। तो वो क्या करेगा, पैसा लेके आएगा तो सरकार को वो क्या करेगा, यहाँ पर भूमि को, वो भूमि तैयार करेगी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन तैयार करेगी, परिवहन सुविधा देगी, ओके। इसके बाद कृत्रिम नदी या कोई भी जहाँ पे अच्छा, मतलब ऐसा एरिया हो जहाँ बढ़िया बेहतरीन एरिया है, तो वो भी सरकार ही प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद आप जानते हो श्रमिक, सस्ते श्रमिक होंगे, अच्छा मार्केट भी सरकार ही उपलब्ध कराएगी। हम्म, और भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मशीनरी सिस्टम है, भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएगी, तभी तो संसाधन। दूसरी बात कच्चा माल है, ठीक है, ये सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये सब कुछ कौन देगी, सरकार ही तो देगी, सरकारी ही तो देगी। और ये क्या करेगा, केवल जो व्यक्ति है वो निवेश करेगा। तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो फोरेंसिक रिजर्व है वो उसमें जब वृद्धि होगी, निश्चित रूप से आप जानते हो, तो हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी क्राइसिस है उसमें सुधार होगा। तो एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये चीज़ें अपनाई थी, निजीकरण को। तो निजीकरण में एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारक उसमें ये माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। इसमें ये है चीज़ें, प्राइवेट जो सेक्टर है इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में जब बढ़ावा मिलता है तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, तो क्या होता है, यहाँ पर कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो वो उसमें एक निवेशक होता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो। तो वो निवेशक स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, अपना कैपिटल पूंजी लगाएगा, और सरकार ये चीज़ें उसको देगी। ठीक, ये मैंने आपको बताए हैं, ये सरकार उसको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा ना, तो फिर 2000 में आपको पता होना चाहिए, 2000 में एक सेज का कॉन्सेप्ट आया था, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र विशेष होता है जहाँ पर उद्योग स्टैब्लिश करने के लिए कुछ ऐसे मानक तैयार किए जाते हैं, ताकि ऐसा क्षेत्र विशेष तैयार किया जाता है कि वहाँ पर उद्योग स्टैब्लिश हो जाए, राइट। तो ऐसा ही क्षेत्र होता है से, जैसे वहाँ पर भूमि है, ठीक ठाक भूमि होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन या सड़क मार्ग अच्छा होना चाहिए, श्रमिक सस्ते भी मिल जाने चाहिए, अच्छा मार्केट भी मिल जाना चाहिए, मशीनरी सुविधाएं, कच्चा माल सब उपलब्ध हो, तो ऐसा क्षेत्र विशेष कहलाता है सेज का, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट तैयार करती है। तो ये पहले सेज का जो कॉन्सेप्ट था ये चाइना में था, लेकिन बाद में भारत में अपना लिया गया था। तो ये सेज का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत यही है कि जो भी व्यक्ति निवेश करता है तो वो निश्चित रूप से अपनी कैपिटल को, भूमि कैपिटल लगाएगा, राइट। अब बात ये आती है कि इससे क्या होता है, निजीकरण से अगर आप देखोगे तो फायदे क्या क्या हैं। तो इससे अगर देखा जाए तो विदेशी निवेशकों में वृद्धि होगी। तो विदेशी जब निवेशक हैं तो जो फॉरेंसिक रिजर्व है उसमें वृद्धि होती है। तो एफडीआई में आप जानते हो, ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट होगा। तो इससे क्या है, सरकार को अधिक से अधिक क्या है कि उद्योग जब इस्टेब्लिश होंगे तो सरकार क्या करेगी, इससे जो भी उद्योग इस्टेब्लिश हैं करेंगे, तो उससे क्या है कि सरकार जो भी है उस पर टैक्स लगेगा, सब कुछ है, तो सरकार को बेनिफिट होगा, ठीक है। वस्तुएं उत्पादित होंगी तो भारत के, वो तो भले ही विदेशों में भी जा सकते हैं, लेकिन भारत में भी तो उनकी सुविधा जो है वो निरंतर बनी तो रहेगी।
रहे हो, वो सुविधाएं जो है निरंतर बनी तो रहेंगी। तो विदेशी निवेशक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा जाए विदेशी निवेशक करेंगे तो जो विदेशी रुपया है वो भी भारत में या फॉरेन है, क्योंकि जो बोलते हैं फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि होगी, तो फॉरेन रिजर्व है उसमें वृद्धि होगी, राइट। इससे क्या है, हमारा जो जो पूंजीगत खाता है तो उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा में वृद्धि आएगी, ओके। और जब पैसा में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से हम अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम संतुलन में बना सकते हैं, राजकोषीय घाटा में कमी कर सकते हैं, ओके। तो ये है विदेशी निवेशक। दूसरी बात है, यहाँ पर रोजगार में वृद्धि होगी, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। तो इन समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया था, इस निजीकरण को अपनाया था, ताकि यहाँ पर क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी स्वैच्छिक रूप से क्या कर सकें, काम कर सकें, ठीक है। और इससे क्या है कि उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों को लेकर आकर्षित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा इकोनॉमी है वो डेवलपमेंट होगा, राइट। तो ये प्राइवेट सेक्टर को निजीकरण में अपनाया गया था। तो निजीकरण अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है कि इसमें प्राइवेट जो लोग होते हैं वो हस्तक्षेप करते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत, और अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मूल्य डिसाइड करते हैं। जैसे निजीकरण है तो कोई भी जैसे प्राइवेट कंपनी है, राइट, तो प्राइवेट कंपनी अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है तो इस प्रोडक्ट का जो मूल्य है, राइट, वो एक्साइज ड्यूटी तो वो लगाती है, राइट। तो एक्साइज ड्यूटी प्लस कर करके जो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट जाएगा ना, तो इसका जो मूल्य निर्धारण करेगी वो वहाँ की कंपनी ही करेगी, राइट। तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि हमें इस मूल्य पर बेचना चाहिए, राइट। इसमें फिर भारत हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन आप जानते हो जो भारत की कंपनियां हैं, सेक्टर हैं, तो उसमें प्रशासनिक मूल्य के आधार पर वो डिसाइड पहले करती थी। लेकिन आप जानते हो निजीकरण जब हुआ तो ऐसा, तो निजीकरण का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कहना है कि सरकार नहीं अपना कर सकती, सरकार भी करती थी, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे वो भी अपना निवेश करते थे, राइट। तो अपने जो भी वो कंपनी स्टैब्लिश करते थे तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट बनाते थे मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें जो भी उसका मूल्य निर्धारण किया जाता था तो वो उसकी कंपनी करती थी, जो कंपनी स्टैब्लिश हुई है, ओके। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात और भी अगर आप देखोगे ना, रोजगार में वृद्धि होगी। इसके बाद आयात निर्यात, ठीक है। तो आयात निर्यात है, इससे भी वृद्धि होगी, क्यों, हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उत्पादन होगा, तो हम इस उत्पादन को क्या कर सकेंगे, विदेश में बेच सकेंगे, राइट। हम उत्पादन को विदेश में बेच सकेंगे। तो कोई भी हमने जैसे उत्पादन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बनाया है या कुछ भी बनाया हो प्रोडक्ट में, तो जो देशों की आवश्यकता है तो वो भारत से लेगा, तो भारत क्या करेगा, उसका निर्यात करेगा। तो निर्यात जब भारत करता है तो निश्चित रूप से अगर आप देखोगे तो हमारा जो पैसा है उसमें वृद्धि होती है। निर्यात करेगा तो हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बिक्री होगी, तो उसका जो पैसा है हमारे पास आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए सरकार ने ये चीज़ें अपनाई थी। तो आयात निर्यात, तो आयात निर्यात जो है वो एक्चुअली में वैसे तो आता वैश्वीकरण में ही जाएगा, लेकिन आप जानते हो निजीकरण से आयात निर्यात से में वृद्धि होगी, निजीकरण से आयात निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ आएंगी, बहुत सारे इस्टेब्लिश होंगी, तो 100% उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है। रोजगार में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, मांग आपूर्ति में वृद्धि होगी, ठीक है, और मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण लगेगा। तो ये चीज़ें हैं ना, तो इस प्रकार से सरकार ने इन चीज़ों को अपनाने के लिए ही तो निजीकरण किया था, राइट, निजीकरण किया था। तो सरकार क्या करती है, अब हमेशा याद रखना, तो सरकार ने, आप देखा जाए तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल लाए हैं, ठीक है। जो पीपीपी मॉडल है, जो जो पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसमें भी आप जानते हो क्या होता है कि कोई भी सरकार अगर बांध बनवाए या कुछ भी बनाए तो वो निजी क्षेत्र को दे देती है, उसी को बनवाने के लिए दे देती है। तो पीपीपी मॉडल के आधार पर कोई कंपनी है, कोई भी संस्था है, उसको क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो आप जानते हो रेलवे के कई सारे आप देखे हों, तो रेलवे जो वो होते हैं, जंक्शन हैं, उनको भी सरकार बनवाती है, तो पीपीपी मॉडल पे वो बनवा देती है, ठीक है, वो निजी दे देती है, बनवा देती है। बांध बनवाती है, हाईवे है, उन पे भी सरकार पीपीपी मॉडल अपना लेती है। तो सरकार को लगता है कि अगर हम अपनी तरीके से अपना रहे, मुझे घाटे में है, पीपीपी मॉडल में किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है, वो बनाती है। इसके बाद आप जानते हो बहुत बड़ी बड़ी आपने देखी हो बिल्डिंगें बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो वो भी आप देखोगे ना, तो वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बनवा, मतलब ऐसा होता है ना, प्राइवेट सेक्टर की बनाती है, सरकार भी बनवाती है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन सरकार अपने बेनिफिट के लिए अपनी बनवाती है, प्राइवेट सेक्टर में है तो उस पर फिर सरकार टैक्स लेती है। सरकार चाहे इधर से घुमा लो उधर से घुमा लो, लेकिन करेगी सरकार अपना बेनिफिट ही, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको निजीकरण से समझ में आ गया ना। इससे कई सारे फायदे हैं, रोजगार में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, आयात निर्यात में वृद्धि निर्यात में वृद्धि होगी, आयात में कमी होगी, राइट। इसके बाद आप जानते हो हमारा जो पैसा है, मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तुलनात्मक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेगा, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं। और आप देखोगे ना, कई सारे संबंध हो सकते हैं अलग अलग माइंड से, अगर आप थोड़ा ब्राउट करते हो तो 100% बहुत सारे फैक्ट आपको माइंड में आ जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको निजीकरण भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण एक्चुअली कुछ नहीं है, इसी से जुड़ा जुड़ा है। जैसे अगर हम क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या करेंगे, जो भी जो भी हम उत्पादन करते हैं ना, तो उस उत्पादन का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, राइट। हम निर्यात करेंगे। तो निर्यात देखो अलग अलग टाइप से होता है, थोड़ा चीज़ें समझिएगा। देखो, जैसे आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो सहसंबंध है, या हम एमओयू जिसे भी बोलते हैं, तो उस क्या होता है, तो उसमें हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, मेमोरेंडम एग्रीमेंट जो होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो हम करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे वैश्वीकरण में कि अगर हमने किसी प्रकार का अपना उत्पादन किया है तो निश्चित रूप से उसका सबसे पहले तो हम उपभोग अपने देश में ही करेंगे, अगर उसमें उपभोग करते हैं। दूसरी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन है और जिस देश में उस उत्पादन की कमी है या जो प्रोडक्ट की कमी है, तो उसको हम उस देश में क्या कर देंगे, निर्यात करेंगे। अब क्या होता है, निर्यात जब करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखोगे ना, तो उस देश में अगर उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो वो वहाँ पे हो सकता है कस्टम ड्यूटी है उसमें कमी कर दे। दूसरी बात है, अगर आप देखोगे ना, तो एंटी डंपिंग भी जो वहाँ पे लगती है, वो अपने देश हैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, एंटी डंपिंग है तो उसको भी कम करेगा। लेकिन आप जानते हो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये डब्ल्यूटीओ इसका संतुलन करता है। तो डब्ल्यूटीओ अपने अलग अलग मानदंड अपनाता है, अलग अलग रूल्स देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या सुविधा होनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी कैसा होना चाहिए, ये सब सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो डब्ल्यूटीओ है इसके कुछ अपने ही अलग मानदंड होते हैं, रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अंतर्गत ही ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। तो हमेशा याद रखना, वैश्वीकरण के अंतर्गत जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यूएनओ की, तो ये क्या करती हैं एक्चुअली में इसके काम करती हैं, राइट। तो आप जानते हो जैसे निर्यात करता है तो निर्यात में जैसे कस्टम ड्यूटी कम करना, एंटी डंपिंग कम करना, तो ये क्या होता है कि जो देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसी उत्पादन को, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। अब मान लेते हैं जैसे अगर आयात की बात कर लें, ठीक है, तो आयात में क्या होता है कि जैसे भारत ने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, चीन से लिया है, ठीक, कोई फ़ोन परचेज करना है, फ़ोन लिया है चाइना से लिया है। अब क्या होता है कि ये जो फ़ोन जब भारत में आता है, तो पहली बात अगर आप देखोगे ना, तो जो चाइना होता है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते में बेचता है, बहुत सस्ते में बेचता है। लेकिन आप जानते हो कि इसके जो प्रोडक्ट की कोई गारंटी निश्चित नहीं होती है। लेकिन आप जानते हो ये इतने सस्ते में बेचता है तो लोग दिलचस्प रहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अगर सस्ता ही तो है, ठीक है, कुछ ही दिन तो चलेगा, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, लेकिन सस्ता है हम दूसरा ले लेंगे। तो सरकार ये वहाँ की ऐसा मतलब ये प्रोडक्ट ही ऐसा बनाता है, ठीक है, तो वो जैसे भारत में आता है। अब ऐसा तो आप मनाही तो नहीं कर सकते हो कि हम नहीं अपने बेचने नहीं देंगे, तो फिर तो ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, डब्ल्यूटीओ के कुछ रूल्स होते हैं, तो हर एक देश कहेगा हमारे यहाँ पे नहीं बेचने देंगे, तो वो भी देश कहेगा हम अपने में नहीं करने देंगे, ठीक है। तो हाँ, लगा सकते हैं स्वैच्छिक अपने प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन आप जानते हो इससे हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच अपने एक संबंध होते हैं, तो वो संबंधों में क्या आती है, द्विषता देखने को मिल जाएगी फिर, राइट। तो ऐसी चीज़ें को कम करने के लिए लेना पड़ता है। तो हम जानते हैं जैसे आयात है, तो कोई फ़ोन आया चाइना का, तो वो क्या करेगा, भारत क्या करेगा, अगर जैसे भारत की सीमा है और भारत की सीमा में मान लो चाइना का कोई भी प्रोडक्ट आया, तो यहाँ पर क्या है, सरकार क्या करेगी, पहली बात तो कस्टम ड्यूटी लगाएगी, राइट। कस्टम ड्यूटी लगाएगी, तो कस्टम ड्यूटी जब कोई ये कस्टम ड्यूटी जो हो आयात पे लगती है, जैसे कोई प्रोडक्ट है आयात करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो ये केंद्र सरकार लगाती है, राइट। तो कस्टम ड्यूटी जब लगती है तो कस्टम ड्यूटी से क्या होता है कि आप देखोगे ना, तो ये प्रोडक्ट जो है महंगा हो जाता है,
ये प्रोडक्ट जो है महंगा हो जाता है। लेकिन आप जानते हो ये मार्केट में आता है, लेकिन आप क्या करते हैं, चाइना क्या कर देता है, इसको और सस्ता कर देता है। वो चाहता है कि अरे जाने दो, हमारे यहाँ बन रहे, भले ही मुझे 2 रुपए की बचत होगी, 2 रुपए ही ठीक है, लेकिन हम भारत से कम में बेचेंगे। क्या करेंगे, भारत से कम में बेचेंगे, तो लोग भारत का लेना ही नहीं पसंद करेंगे, वो चाइना का ही लेना पसंद करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो फिर क्या करते हैं, भारत क्या करेगी, भाई कस्टम ड्यूटी तो निश्चित है भाई, इतना लगा दी, अब तो इसको अगर हम वृद्धि करते हैं तो हो सकता है इसका निगेटिव पॉइंट हो जाए। तो वो क्या करेगी, सरकार अलग से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती। एंटी डंपिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डंप हो रहा है, यानी कि अगर डंप का मतलब होता है कि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट ला रहा है, मोबाइल के प्रोडक्ट है वो लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ रहा है, वो डंप कर रहा है, क्योंकि उसकी जो उपभोग है वो ज़्यादा हो रहा है, सस्ते में बेच रहा है। तो भारत तो गया गड्ढे में, क्यों, भारत ने बना के रखे फ़ोन, वो कौन लेगा ना, कौन खरीदेगा, चाइना का ही खरीदेगा भाई, भले ही वो 10 दिन चले, 200 रुपये में है, चलने दे, गाना बजेगा, व्हाट्सअप चलेगा, हाँ बहुत शेयर चैट चलेगा, बहुत ही उसमें गेम चलेंगे मज़ेदार, तो लोग उसी को लेंगे, इंटरेस्टेड चीज़ें हैं तो उसी को लेंगे, भले ही वो 200 रुपये में आ रहा है, ठीक है, लेंगे। तो वो क्या करेगा, पहली बात तो कस्टम ड्यूटी लगाएगा भारत, दूसरी बात महंगा हो गया, 200 का 300 का हो गया, फिर भी सस्ता है, तो वो करेगा भारत, फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा चाइना भेजेगा, अरे भेज यार, अरे भेज यार, सस्ता हो, अपना भेज, सस्ता भेज, भाई 10 रुपये बचत है, बस सस्ता भेज। तो भारत क्या करेगा, इस पर एंटी डंपिंग लगा देगा कि भाई तू मुझे बर्बाद करने आया है, तू मेरे प्रोडक्ट है हमारे बेचेंगे नहीं, तो तू इतना सस्ता क्यों बेच रहा है, तो एंटी डंपिंग भी भारत लगा सकता है। ये देखो क्या है ना, वैश्वीकरण में अंतर्गत आयात निर्यात है, इसके अंतर्गत गतिविधियां जो भी होती हैं वो वैश्वीकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। अब वैश्वीकरण में हम केवल आर्थिक क्षेत्र को लेकर के ही हम वैश्वीकरण नहीं कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में भी आप वैश्वीकरण देख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में देख सकते हैं, व्यवहारात्मक क्षेत्र में देख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में देख सकते हैं, यहाँ वैश्वीकरण हम देख सकते हैं, अलग अलग मेडिकल क्षेत्र में देख सकते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। और आप देखो राजनीतिक क्षेत्र में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहसंबंध होते हैं, एक विदेश नीति आप देख सकते हो, विदेश नीति आप वैश्वीकरण का ही हिस्सा मान लो इस प्रकार से। वैश्वीकरण मतलब होता है विश्व में एक दूसरे में अपना एक एक संबंध, ठीक, अब वो संबंध सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार के संबंध हो सकते हैं, वो वैश्वीकरण में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब बात ये आती है इतना तो समझ में आ गया ना, चलिए। तो वैश्वीकरण में कुछ खास ज़्यादा है नहीं, नॉर्मली है वैश्वीकरण, लेकिन आप जानते हो आर्थिकीकरण में भी आप वैश्वीकरण का एक हिस्सा उसका मान सकते हैं, तो इसके अंतर्गत तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब दूसरी बात है, कुछ देश ऐसे होते हैं जो मतलब अपने प्रोडक्ट को लेकर के क्या करते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने देखा हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक्चुअली में ना, ये जब किया करते हैं जब आप जानते हो इनका अपना एक संबंध देखा जाता है कि हाँ, हम एक संबंध हमारा बहुत ही अच्छा है, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा है, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा है, आर्थिक क्षेत्र में अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट तुम्हारे में जाएंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट हमारे में जाएंगे, तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो मूल्य के आधार पर भी होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो वो किस आधार पे होता है, मूल्य के आधार पे भी आपको मिल जाएगा, जैसे क्या होता है कि मुद्रा मुद्रा ना, तो भारत की मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं होती हैं, सब देश अपने अपना अलग अलग होता है, ठीक है, तो उनको लगता है कि हमारी मुद्रा और उसकी मुद्रा का जो एक रेट है वो एक समान रूप से, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे वो चल जाता है, कोई बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि भाई तुम हम पे कस्टम ड्यूटी ना लो, हम तुम पे नहीं लेंगे, तो अब इससे क्या होता है कि वो अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एक राज्य है, एक, हाँ सॉरी, एक देश है, दूसरे देश है, तो एक देश दूसरे देश में क्या कर सकता है, आयात निर्यात कर सकता है, राइट, आयात निर्यात कर सकता है, तो उस पर किसी प्रकार का कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग, ये कुछ नहीं लगता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता है, इसके WTA के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। हम्म, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप जानते हो भारत की कई जगह एग्री ट्रेड मिल जाएंगे आपको, जैसे आ, भारत के भी अलग अलग हैं, सार्क देशों के बीच अपना अलग सा एग्रीमेंट चलता है, एशियन के बीच एग्रीमेंट है, ठीक है, जापान के साथ एग्रीमेंट है, और भी देखा जाए रूस है, रूस का शायद नहीं है, और देखना अफ्रीका महाद्वीप में कई देशों के साथ मिल जाएगा, और जो तेल निर्यातक देश हैं उनके साथ किसी एक आध दो देश के साथ एग्रीमेंट मिलेगा, भारत के कई देशों के साथ एग्रीमेंट मिल जाएगा।
तो इससे क्या है ना, एक देश है दूसरा देश है, इनके बीच में जो एक संबंध है, एक संपर्क है, कांटेक्ट है, चाहे वो कनेक्टिविटी किसी कोई भी कनेक्टिविटी को लेकर के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी लेकर के हो, या कोई भी तकनीकी मशीनी सिस्टम को लेकर के हो, आर्थिक क्षेत्र में कोई व्यापार को लेकर के हो, सामाजिक क्षेत्र में लेकर के हो। हाँ, तो उसमें क्या है कि लेन देन जो रहेगा ना वो जीरो हो जाता है। बस ये है कि आप मेरे यहाँ, आप हम तुम्हारे यहाँ। इससे क्या है, हमारे जो संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। इससे क्या है, संबंध क्या है, बहुत ही सुधरते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे आपने नाम सुने हो, नाफ्टा है, साप्टा है, लाप्टा है, RCEP है, और एशियन का, ठीक है। और देखो चाइना, ठीक है, चाइना अपना उधर देशों के साथ रखता है। चाइना भी रखता है अपना। तो कुछ ये चीज़ें हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बहुत सारे आपको, जैसे साप्टा, नाफ्टा, लाप्टा, और चाइना का मिल जाएगा, RCP, सॉरी RCEP शायद, एशियन का भी है। एशियन का भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना। तो बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, चलिए। तो उम्मीद करते हैं नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आपने निजीकरण को भी समझ लिया, उदारीकरण को भी समझ लिया, वैश्वीकरण को भी समझ लिया, ये तीन को समझ लिया। अब इनसे फायदे क्या हुए, अगर भारत ने इस चीज़ को, इकोनॉमी को ओपन किया, तो भारत को क्या इससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके सकारात्मक परिणाम क्या क्या भारत को परिलक्षित हुए हैं। अब थोड़ा इसको बेसिकली समझते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, सरकारी नहीं, अन्य देश भी इस पर बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि उनके अपने एक अलग, देखो कोई भी देश है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किसी ना किसी एक समूह का वो, एक किसी संगठन का या समूह का वो सदस्य है। तो उन सदस्यों के बीच अपना एक व्यवहारात्मक संबंध को बढ़ावा देने के लिए वो क्या कर लेते हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि उन देशों के बीच क्या रहे, अपना संबंध रहे। तो सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अगर आपको देखने को मिलेगा तो यूरोपीय यूनियन है, वो सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे ना तो उसमें 28 देश आते हैं। सभी देशों के बीच क्या है, अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में समझ आ गया ना, उसमें कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग है, ये कुछ नहीं लगता है। बस अपना क्या कर सकते हैं, उत्पादन ले जाओ, आपके पास हैं तो वो आराम से बेच दो जाके। चलो, अब बात करते हैं कि जो नई आर्थिक नीति जो अपनाई थी, तो इसके नीति के क्या क्या सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात है कि इसमें लाइसेंस राज्य की समाप्ति की गई। लाइसेंस राज्य की जब समाप्ति की गई तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा मिला। उद्योगों या कंपनियां हैं, जो भी हम कह सकते हैं, इनको क्या मिला, बढ़ावा मिला। जो भी कारखाने हैं, फैक्ट्री, इनको क्या मिला, बढ़ावा मिला। दूसरी बात है, रोजगार क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक, रोजगार क्षेत्र में वृद्धि हुई। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कोई भी उद्योग इस्टेब्लिश होंगे तो उसमें काम कौन करेगा, श्रमिक करेंगे। श्रमिक जब करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार में वृद्धि होगी। ओके, तो रोजगार में वृद्धि हुई। तीसरी कंडीशन क्या देखने को मिली कि जो भी उद्योग इस्टेब्लिश होते हैं तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, निगम कर भी तो लेती है। निगम कर है, निगम कर सरकार लेगी, राइट, निगम कर भी लेगी। इसके बाद आप जानते हो आयकर में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे, जो बड़े बड़े लोग पैसा वाले काम करेंगे, उस पर आयकर भी लेगी, तो आयकर सरकार को बेनिफिट हो रहा कि नहीं, देखो। इसके बाद आप जानते हो बहुत सारे, हम जल्दी जल्दी में बता दे रहे हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है, नोट डाउन आप करते रहिए। इसके बाद आप जानते हो बेरोजगारी में कमी होगी, निश्चित रूप से बेरोजगारी में कमी होगी। दूसरी बात है, इसमें मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण लगेगा। के बाद मुद्रास्फीति में नियंत्रण, और हमारी जो परचेजिंग पावर है उसमें भी वृद्धि होगी, राइट। परचेजिंग पावर है, क्रय क्रय शक्ति क्षमता है मूल्य रुपए की, उसमें भी क्या है, वृद्धि होगी। उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ,
जो राजकोषीय घाटा था उसमें भी कमी होगी। जो पहले से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसको लेकर समस्याएं थी, उसमें कमी होगी। राइट। उसके बाद राजस्व घाटा है, उसमें कमी होगी, यानी राजस्व में वृद्धि होगी। राजस्व में वृद्धि लिख लो, घाटा इससे अच्छी है वृद्धि। ठीक है, क्योंकि टैक्स में वृद्धि होगी, राजस्व में वृद्धि होगी। इसके बाद आप जानते हो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो एफडीआई है उसमें भी वृद्धि हुई। एफडीआई है उसमें वृद्धि होगी। चौथी कंडीशन है इसमें। इसके बाद आप जानते हो क्या हुआ, आयात निर्यात में वृद्धि होगी। आयात निर्यात है इसमें भी वृद्धि होगी। दूसरी बात है हमारे यहाँ पर देखा जाए ना तो जो खाद्यान्न समस्या है उसमें कमी आएगी। खाद्यान्न समस्या है इसमें कमी आएगी। तो ये आप नोट डाउन कर लेना कि खाद्यान्न समस्या की कितनी कमी आई। ये परसेंटेज दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर एक डाटा आंकड़ा है वो दिए गए हैं। खाद्यान्न नई आर्थिक नीति जब अपनाई गई तो इसके बाद में इसके सकारात्मक परिणाम क्या क्या देखने को मिले। तो खाद्यान्न समस्या जो पहले थी उसमें कितनी गिरावट हुई, रोजगार में कितनी गिरावट हुई, सॉरी, बेरोजगारी में कितनी गिरावट हुई, ओके, राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, ये इसके परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद पीएसयू जो था उसका रोल कम हुआ। पीएसयू जो था उसका रोल कम हो गया। क्यों, आप जानते हो कि पीएसयू तो वैसे ही घाटे में चल रहा था तो इसका तो रोल ही कम हो गया। राइट। चलो, तो ये आप समझ सकते हो। और भी अगर आप देखोगे तो सकारात्मक परिणाम तो निजी क्षेत्रों में भी निवेश, जैसे मैंने आपको बताया ही है, निजी क्षेत्र में एफडीआई को लेकर के में बढ़ावा मिलेगा। तो पूंजीगत खाता है उसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगी। राइट, नए नए उद्योग स्टैब्लिश होंगे तो उत्पादन को लेकर जब वृद्धि होगी तो उस उद्योगों के तहत जो भी हमें पूंजीगत वृद्धि होगी ना, उद्योग स्टैब्लिश होंगे तो उससे सरकार, उससे क्या है, हमारे यहाँ पर भी पूंजीगत खाता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी और ही अगर आप देखोगे ना तो सरकार ने क्या किया, फेमा को फिर अपना लिया था। फेमा पहले हमारे यहाँ पर फेरा होता था ना, और जैसे मैंने आपको बताया था फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फिर 1998 में नई आर्थिक नीति के बाद में इसे अपनाया था फेमा। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी कि जो भी पहले क्या करते थे, पहले रेगुलेशन करते थे, नियंत्रण करते थे, उसको विनियमित करना था, उसको कंट्रोल करते थे किस प्रकार से करना है, लेकिन अब उसका प्रबंधन करते हैं। देखो दोनों अंतर है। पहली बात कि जो भी रेगुलेशन था फॉरेन वाला फेरा था, उसके तहत जो विदेशी जो कंपनियां थी ऑलरेडी, तो उनको नियंत्रण किया जाता था। राइट, उनको नियंत्रण किया जाता था कैसे क्या चलना है, क्या करना है, लेकिन अब मैनेज किया जाता है। यानी मैनेज करने का मतलब है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाना भी है, ठीक, उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो एक मैनेज के तहत आएगा, यानी कि उसको मैनेजमेंट करना है उसका, है ना। मैनेजमेंट मतलब एक रख रखाव करना है, उस हिसाब से चलाना है, ठीक ढंग से चलाना है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो उसमें जो भी उसको जो आवश्यकताएं पड़ेंगी उसको बढ़ावा देने के लिए, तो वो क्या करेगी, उसका मैनेजमेंट करेगी। तो फेमा को फिर अपनाया गया, तो FEMA 1998 में। चले, तो ये भी समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो सेज का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जब उद्योग इस्टेब्लिश हुए, तो ज़्यादा जब उद्योग इस्टेब्लिश होंगे तो निश्चित रूप से सरकार को एक सेज की व्यवस्था अपनानी देनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी निवेशक आता है, विदेशी निवेशक आता है या भारतीय निवेशक है, वो खर्च तो पैसा तो तभी खर्च करेगा जब उसे उचित रेट पे हर चीज़ें उसको प्रोवाइड में मिलेंगी। ठीक है, तो सेज का कॉन्सेप्ट आया था, मैंने आपको बताया था, ये है देखो सेज। तो सेज 2000 के अंतर्गत आ गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक, यानी कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जहाँ पर एक निश्चित भूमि प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, सड़क निर्माण अच्छी है। दूसरी बात, नदी कुछ झील, नदी कुछ ऐसी कृत्रिम झील जो भी बनवाए, ठीक है, श्रमिक भी अच्छे ठीक ठाक है, अच्छा मार्केट भी मिलना चाहिए, मशीनी सिस्टम, ये सभी ना सेज के तहत इनको चीज़ों को प्रोवाइड कराना पड़ता है। तभी कोई विदेशी आकर्षित होगा निवेश करने के लिए, और तब FDI में भी वृद्धि होगी। राइट, तो ये चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के क्या होता है, नई आर्थिक नीति के बाद में ये कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो PSU रोल भी कम हुआ, ये तो खैर ये देखा जाए ना तो ये निगेटिव परिणाम है, PSU का रोल जो है वो कम हो गया, लेकिन हम डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद गरीबी में भी कमी आई, क्योंकि आप जानते हो जब रोजगार लोगों को मिला, ठीक, तो रोजगार मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनको पैसा मिलेगा, ठीक, उनकी मजदूरी मिलेगी, तो 100% है गरीबी में कमी आएगी। तो उस समय देखा जाए ना तो 40-45% जो है वो गरीबी
देखना मिली। इसके बाद जो बीपीएल में जो लोग काम करते थे, बीपीएल के अंतर्गत जो आते थे लोग, उनसे उनको बाहर भी देखा जाए तो मिला। जो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उसके अंतर्गत आते थे बीपीएल के अंतर्गत, तो उसमें गरीब लोग आते थे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। तो उससे वो क्या है, वो बाहर निकल गए। ठीक है, बाहर निकले। आप सभी तो नहीं निकले, लेकिन लगभग में 100 में से अगर देखा जाए तो फिर 22 गरीब बचे, यानी कि 100 गरीब थे तो 100 में से 22 गरीब फिर बचे, यानी कि आप खुद समझ सकते हो कि 78 लोग जो है इससे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, गरीब से बाहर निकल आए। तो ये गरीबी में भी कमी देखने को मिली है। चलो, तो इतना पर्याप्त है। वैसे अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, ये आप अपना खुद देख लेना। और मैंने जितना भी जागरूकता के तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है वो इतना ही पर्याप्त है, सफिशियंट है। अगर नई आर्थिक नीति से क्वेश्चन आता है तो कितना आप लिखोगे, मैंने तो नई आर्थिक नीति से इतना आपको समझा दिया है, इतना समझा दिया है कि आप माइंड से बोरिंग भी आ गए होंगे। लेकिन एक दो बार अगर आप देखोगे तो 100% क्लियर कट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपना क्वेश्चन को पुट कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। राइट, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए।